चर्चा संभव है। यानी कि 8 राज्य पूर्वोत्तर में है, लेकिन उनमें बहुत विविधता है, बहुत अनेक प्रकार के डिफरेंसेस हैं। संस्कृति को लेकर के, धर्म को लेकर के, आचार विचार, रहन सहन, खान पान, ट्रेडिशनल उनके वस्त्र, पहनावा, एक राज्य में, इवन एक राज्य में भी अनेक जातियों के, जनजातियों के अनेक समूह हैं। उनमें आपस में भी विविधता है, विभेद नहीं, विविधता है। इसको आपको समझना, जानना बहुत जरूरी है। अब धीरे धीरे चर्चा उठने लगी है कि त्रिपुरा और अरुणाचल दोनों की का कल्चर एक कैसे है? नहीं है ना? कैसे एक को एक समेट दिया जाता है? जाहिर सी बात है कि बिल्कुल अलग अलग है। त्रिपुरा में बंगाली समुदाय बहुत बड़ा समुदाय है, उसके साथ वहां की जनजाति जो 2 समुदाय हैं, जो कॉकबोरक भाषा भाषी है, त्रिपुरी भाषा भाषी है, रियान भी है वहां, तो ये कई जनजातियां वहां हैं। इसी प्रकार देखेंगे मेघालय में 3 बड़ी जातीय समूह हैं, गारो, खासी और जैंतिया। इनमें आपस में भी विविधता है, तीनों की अलग भाषाएं हैं, अपनी पहचान है, अपने कस्टम है, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं। बिल्कुल समानता नहीं है उनमें, संबंध है आपस में, लेकिन विविधता है, अलग अलग रंग है। आप नागालैंड पढ़िए, नागालैंड 16 जनजातियों का समूह है, 16 बड़ी जनजातियां, 16। छोटा राज्य है। आप सोचिए ना, आपका वेस्ट बंगाल है, यहां बांग्ला भाषा है, कुछ ट्राइबल भाषाएं भी होंगी असम के आसपास, बोडोलैंड साइड में। लेकिन नागालैंड जैसे छोटे प्रदेश में 16 जातियां हैं, 16 मुख्य भाषाएं हैं, उनकी अपनी ट्राइबल लैंग्वेजेस, उनमें उपजातियां हैं, उपभाषाएं हैं, और भीतर जाएंगे तो 16 भाषाएं आपस में अलग अलग हैं। एक भाषा के लोग दूसरी भाषा को नहीं समझ सकते। आओ है, सेमा है, लोथा है, अंगामी है। आओ के भाषा के लोग सेमा को नहीं समझ सकते हैं, सेमा के लोग अंगामी को नहीं समझ सकते हैं। फिर भी पूरा नागालैंड एक है। सुनते होंगे आप लोग, आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, लेकिन नागालैंड में जो संपर्क भाषा के रूप में उन्होंने एक विकसित किया है नागामीज। कल भी मैंने बताया, एक निर्मित कर लिया अपनी जरूरत के लिए, नागामीज का विकास किया। नागामीज दरअसल असमीज, बांग्ला और नागा भाषाओं और साथ ही भोजपुरी और हिंदी के साथ वो मिला करके एक संपर्क भाषा, बोलचाल की भाषा उन्होंने बनाया, बाजार की भाषा बनाया, और पूरे नागालैंड में नागामीज चलता है। इसका स्क्रिप्ट नहीं है, लिखित रूप में या नहीं है, अभी लिखित में कहीं नहीं होता है। नागामीज में कहीं आपको साइन बोर्ड वगैरह सब नहीं मिलेगा, है ना? आप जाएंगे तो पता चलेगा। लेकिन वहां के लोग जो नागामीज में बात करते हैं, यानी एक जाति दूसरे जाति से मिलेगी। आओ अगर सेमा से मिलेंगे, सेमा अंगामी से मिलेंगे, अंगामी लोथा से मिलेंगे, तो वो उस नागामीज ही लिंक लैंग्वेज में बात करते हैं। इसके साथ साथ वहां दूसरी जो बड़ी लिंक लैंग्वेज संपर्क भाषा बनी है वो हिंदी बनी है, क्योंकि हिंदी भाषाभाषी
पूरे उत्तर पूर्व में और पूरे देश में तो गए ही हैं, विदेश में भी गए हैं हिंदी भाषाभाषी, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, सेना में। तो हिंदी का प्रचार प्रसार स्वतः हुआ है, तो बाजार की भाषा धीरे धीरे लिंक लैंग्वेज हिंदी बन गई है। आप थोड़ा मणिपुर बढ़िए, मणिपुर में दो बड़ी भाषाएं हैं, मणिपुरी जिसको मैतेई कहते हैं, दूसरा कुकीज, और नागा भी भाषाएं भी हैं, जहां नागालैंड की सीमाएं मिलती हैं मणिपुर से, तो नागा भाषाएं भी हैं वहां पर। मणिपुरी भाषा प्राचीन भाषा है, उसकी अपनी लिपि है, मैतेई लिपि है। पहले मणिपुरी भाषा जो है बांग्ला में लिखी जाती थी। ब्रिटिश काल में या उसके पहले से बांग्ला का प्रभाव इतना ज्यादा था कि पश्चिम बंगाल से विद्वानों को, अध्यापकों को बुलाया जाता था और वे उत्तर पूर्व के हर राज्य में बांग्ला विद्यालय आपको मिलेंगे, बांग्ला मीडियम से स्कूल मिलेंगे। मणिपुर में जाइए, वहां भी बांग्ला मीडियम के स्कूल अभी भी है, पुराने स्कूल। अरुणाचल में भी सर बांग्ला भाषा ही चलती थी पहले, मेघालय में भी, त्रिपुरा में भी, यानी पूरे नॉर्थ ईस्ट में बांग्ला भाषा का प्रभाव था। कलकत्ता विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रम चलता था पहले, पूरे पूर्वोत्तर में एक ही विश्वविद्यालय था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी। वहां से वो संचालित होते थे सारे राज्य, कॉलेज और विश्वविद्यालय। धीरे धीरे जब देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद जब राज्य की भाषाओं के प्रति लोग जागरूक हुए वहां के, तब उन्होंने अपनी अपनी मातृभाषाओं को आगे बढ़ाना शुरू किया। असम में भी पहले बांग्ला में ही राजकाज होता था, पढ़ाई की भाषा बांग्ला ही थी, असमिया थी वहां। असम के लोग हैं, करेक्ट करेंगे मुझे। बांग्ला को भी असमिया को लागू करने के लिए, असमिया की लिपि लागू करने की भी लड़ाई लड़नी पड़ी, इतिहास है। तो असमिया भाषा और असमिया लिपि आई, पहले से थी, लेकिन बांग्ला के बाद असमिया लिपि। अरुणाचल में भी बांग्ला चलती थी, लेकिन धीरे धीरे वहां बांग्ला के बाद वहां असमिया का प्रवेश हुआ। लंबे काल तक स्वतंत्रता के बाद असमिया भाषा में पाठ्यक्रम चलते थे। बाद में वहां पर अब धीरे धीरे हिंदी को स्वीकार कर लिया गया है। 40-50 वर्षों में वहां संपर्क भाषा के रूप में हिंदी गांव-गांव में, सुदूर जिलों में लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं। कभी मैंने चर्चा की थी, अरुणाचल प्रदेश में 26 बड़ी भाषाएं हैं और सैकड़ों उपभाषाएं हैं, उप जनजातियां हैं, जातियां हैं, उनकी अलग अलग अपनी अपनी भाषाएं हैं। तो उन्होंने आपस में संवाद के लिए हिंदी को, जिसे अरुणाचली हिंदी कहते हैं, उन्होंने अपना लिया है। और आज पूर्वोत्तर में सबसे अधिक हिंदी का प्रयोग 8 राज्यों में, सबसे अधिक स्वीकार्यता हिंदी की जो है अरुणाचल प्रदेश में। क्यों है? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश ने बहुत पहले 30-40 साल, 50 साल पहले हिंदी को स्वीकार करना शुरू कर लिया। तो आज की जो नई जनरेशन है, उसे हिंदी को अपनी राजभाषा मानती है, अपनी मातृभाषा की तरह मानती है। अरुणाचल से आए हुए हैं प्रतिभागी, वे इसको ज्यादा बताएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग लिखिए, अपने राज्य पर लिखिए, अपनी जातियों पर लिखिए, अपनी राज्य की भाषा पर लिखिए, तो हम लोग को भी जानकारी मिलेगी। फिर आप देखिए मेघालय आइए, मेघालय में 3 बड़ी जातियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया। ये तीनों, इनकी तीनों भाषाएं हैं, गारो, खासी, जयंतिया। उसमें वहाँ विपुल मात्रा में साहित्य है, लोक साहित्य है, और अंग्रेजी वहाँ की आधिकारिक भाषा है। क्योंकि ब्रिटिश काल में पूर्वोत्तर में कह सकते हैं कि शिक्षा में अंग्रेजी
माध्यम लागू हुआ तो अंग्रेजी का प्रभाव पूर्वोत्तर में अधिक है। असम में भी था, अरुणाचल में भी था, मेघालय में भी था। तो इस तरह से सिक्किम में देखिए, सिक्किम में नेपाली सबसे प्रमुख है। नेपाली है, लेप्चा है, भूटिया है, 3 भाषाएं हैं। इसके साथ साथ हिंदी भी है वहां। तो अरुणाचल के बाद जो दूसरे पूर्वोत्तर में दूसरे नंबर पर जो राज्य है जिस जहां हिंदी, ये मेरी अपनी जो है अनुभव है, मेरा अपना 10 साल का अनुभव मैं बता रहा हूं। तो दूसरा जो राज्य है जहां हिंदी सबसे अधिक स्वीकार्य है और सहजता से बोली जाती है वो सिक्किम है। अरुणाचल के बाद सिक्किम का स्थान मेरी दृष्टि में है। वहां भी उतने ही सहजता के साथ लोग हिंदी बोलते हैं। आप अगर नेपाली नहीं जानते हैं, लेप्चा नहीं जानते हैं, भूटिया नहीं जानते हैं, आप हिंदी में बात करिए, बहुत सरलता के साथ हिंदी में लोग बात करेंगे, है ना। क्योंकि हिंदी और नेपाली दोनों की लिपि देवनागरी है और जो शब्द है ना, वह मिलते जुलते हैं। नेपाली और हिंदी के शब्द सब समान हैं जो प्रयोग में आते हैं, बस वो व्याकरण में थोड़ा सा अंतर है, बाकी अंतर नहीं है। लिपि एक ही है, आप नेपाली में पढ़ सकते हैं, हिंदी देवनागरी में उसको पढ़ सकते हैं। तो नेपाली सिक्किम में भी सहज स्वीकार्य है। इसी प्रकार से आप असम में आइए। असम में असमिया प्रमुख है, लेकिन संपर्क भाषा के रूप में प्रायः अभी पूरे असम में हिंदी तेजी से बढ़ गई है, फैल गई है। सुदूर जिलों में जाइए, मैं तो प्रत्येक जिले में जाता हूं और हिंदी प्रशिक्षण का कार्यक्रम केंद्रीय हिंदी संस्थान के द्वारा होता है। तो मैंने देखा कि धीरे धीरे पूरे असम में असमिया के साथ साथ हिंदी का प्रसार तेजी से हुआ है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी अब सहजता के साथ लोग स्वीकार कर रहे हैं, बोल रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार आप मणिपुर में भी हिंदी मणिपुरी के बाद, मैतेई के बाद और कुकी के बाद दूसरे पोजीशन पर हिंदी है संपर्क भाषा के रूप में। त्रिपुरा में भी आप जाएंगे तो त्रिपुरी और काकबोरक और बांग्ला के बाद हिंदी ही संपर्क भाषा है। तो मिजोरम में भी देखिए कि मिजो वहां की मुख्य भाषा है, लेकिन वहां भी मिजोरम एक मिजो ही जाति नहीं है, मिजोरम में भी बहुत जातियां हैं। लेकिन मिजोरम के लोगों ने, सभी जातियों ने बहुत पहले, करीब करीब 100 साल पहले, उन्होंने मिजो भाषा का एक तरीके से मुझे लग रहा है कि निर्माण किया सभी जातियों से शब्दों को लेकर के, और उन्होंने एक मिजो भाषा को धीरे धीरे उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके साहित्यिक रूप दिया और मिजो भाषा और मिजो लिपि को अपनाया और सभी जातियां सहजता के साथ मिजो का प्रयोग करती हैं। लेकिन वहां भी जाति, बहुत जातियां हैं, है ना, कई उपजातियां हैं, है ना। मिजो के साथ साथ वहां रियांग भी है, दूसरी भी जातियां हैं, लेकिन उन्होंने मिजो भाषा को अपनाया। लेकिन आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है वहां की, जो सरकारी भाषा है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि पूर्वोत्तर में ब्रिटिश काल में हिंदी का प्रसार इन क्षेत्रीय भाषाओं, बांग्ला, असमिया और बाकी राज्यों की अपनी भाषाओं के साथ साथ हिंदी का प्रसार भी धीरे धीरे हो रहा था। ये जो परिवहन के संचार के साधन जो रेलवे देख रहे हैं आप, ब्रिटिश अंग्रेजों ने जब रेल लाइनें बिछाई तो सोचिए आप, पूरे भारत में रेल का जाल बिछाया अंग्रेजों ने, पूर्वोत्तर तक चले गए, तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ तक, जहां प्लेन एरिया था उस रास्ते से उन्होंने रेल मार्ग बिछाया। बहुत चुनौती भरा काम था, बहुत विरोध भी हुआ, लेकिन ये रेल मार्ग क्यों बिछाया, रेलवे लाइनें क्यों बिछाई अंग्रेजों ने? हमारे आपके फायदे के लिए नहीं बिछाया था, अपने फायदे के लिए, यहां के संसाधनों के दोहन के लिए ये रेलवे लाइनें बिछाई अंग्रेजों ने। यहां से रेलवे के रेल वैगन के माध्यम से
गुड्स ट्रेन, जो मालगाड़ियों के माध्यम से वे पूर्वोत्तर के जितने संसाधन थे उनको ढुलाई करने के लिए बिछाया था और अपनी यात्रा के लिए बिछाया था। असम जहां इतने वन है, इतनी लकड़ियां हैं, कीमती लकड़ियां हैं, तो लकड़ी का व्यापार सबसे ज्यादा होता था। और उस समय आप देखेंगे कि घर बनाने के लिए भी लकड़ियों का प्रयोग किया जाता था, ब्रिटिश काल में भी। रेल की पटरियों में जो स्लीपर जो डाले जाते हैं, जो आज तो कंक्रीट के हैं, वो सब अभी हाल तक ही वो लकड़ी के स्लीपर डालते थे। इतने कहां से लकड़ियां कहां से आएगी? तो ये पूर्वोत्तर से है ना। इतनी कटाई, वनों की कटाई जो ब्रिटिश काल में हुई, उसका कोई आंकलन नहीं कर सकते। आप तिनसुकिया में जाइए, तिनसुकिया को मिनी बिहार कहा जाता है। तिनसुकिया को मिनी बिहार इसलिए कि वहां पर बिहार और उत्तर प्रदेश से भारी संख्या में लोग आए उस काल में, उस दौर में, क्योंकि यहां रोजगार था, है ना। अंग्रेजों ने रोजगार पैदा किया, मिल फैक्ट्री बनाए, आरा मशीन बनाए, लकड़ी के कारखाने खोले। तिनसुकिया में सबसे बड़ा मुझे लगता है कि लकड़ी का बिजनेस है, कारखाना है ना। तो इस तरह के व्यापार शुरू किया अंग्रेजों ने रेलवे लाइनें बिछा करके। तो पूर्वोत्तर में धीरे धीरे हिंदी भाषियों का प्रवेश होता है। राजस्थानी आते हैं, मारवाड़ी आते हैं, गुजराती आते हैं। पूर्वोत्तर के, असम के खास करके जितने बड़े नगर हैं, आप जाइए वहां संपर्क भाषा हिंदी है, बाजार की भाषा हिंदी है। गुवाहाटी से शुरू करिए, गुवाहाटी जाइए, नगांव जाइए, दीपू जाइए, होजाई जाइए, उधर आप शिव सागर जाइए, है ना, तिनसुकिया जाइए, डिब्रूगढ़ जाइए। आपको लगेगा कि नहीं कि आप किसी दूसरे माने जगह में आए हैं। इतनी सहजता के साथ हिंदी, और हिंदी भाषी और असम वहां के लोग आपस में बहुत वर्षों से घुल मिल गए हैं, रह रहे हैं। तो इस तरह से पूरे पूर्वोत्तर में हिंदी संपर्क भाषा के रूप में बढ़ी। इसके साथ साथ दूसरा जो प्रमुख जो रोल रहा है हिंदी के प्रसार का, वह था स्वतंत्रता काल में हिंदी प्रचार सभाओं का। विशेष करके महात्मा गांधी ने जब हिंदुस्तानी को अपनाने की बात की कि पूरे देश में राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदुस्तानी को अपनाया जाए, और इसके लिए उन्होंने पूरे प्रदेश में, हर राज्य में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने लोगों को भेजा। पूर्वोत्तर में भी, असम में, मणिपुर में, बाकी राज्यों में भी उस समय बाबा राघवदास और उनके साथ साथ अन्य अनेक जो है उस समय के हिंदी के लोग आए, और हिंदी प्रचारक राष्ट्रभाषा प्रचार समिति या दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, जो जैसे आज है दक्षिण भारत में काम कर रही है। आप वर्धा का नाम आपने सुना होगा, है ना, हिंदी प्रचार राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति वर्धा। तो इसके शाखाएं खोली गई 1930-31 के आसपास। ये इसका आरंभ होता है 1930-31 से, और धीरे धीरे असम से होते हुए और दूसरे प्रदेशों में भी हिंदी प्रचारक विद्यालय खोले जाते हैं। और उस समय उत्तर भारत से आते हैं लोग हिंदी सिखाने के लिए, यहाँ के लोगों को हिंदी पढ़ाते हैं। और यहाँ के फिर छात्र जाते हैं हिंदी सीखने के लिए, बनारस जाते हैं, काशी विद्यापीठ जाते हैं। उस समय तो बीएचयू बाद में बना, काशी विद्यापीठ उससे पहले था, वहाँ जाते हैं हिंदी पढ़ने के लिए। इसके साथ साथ जो वर्धा में जो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति चल रहा था, वहाँ लोग जाते थे हिंदी पढ़ने के लिए। मणिपुर से, आपका नागालैंड से भी गए, असम से भी गए, और वहाँ से जो कोविद है, रत्ना है, प्रवीण है, इस तरह के पाठ्यक्रम जो चलते थे वहाँ भी चलते हैं। तो वे जब यहाँ आते थे तो हिंदी विद्यालय खोलते थे, स्थापना करते थे। तो स्वतंत्रता काल में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि स्वतंत्रता सेनानियों की जो राष्ट्रभाषा थी, लिंक लैंग्वेज, आपस में बात करने की जो भाषा थी, संवाद की भाषा, हिंदी विकसित हुई। राष्ट्रभाषा हिंदी को सबने स्वीकार किया, और सुदूर अंचलों में, जिलों में हिंदी का प्रचार प्रसार किया गया। तब जाकर के हिंदी इस तरह से धीरे धीरे पूरे पूर्वोत्तर में हिंदी बढ़ी। और आज कहना नहीं होगा कि
टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अब प्रचार की जरूरत नहीं है। अब बच्चा बच्चा हिंदी जानता है, समझता से, चैटिंग करता है, रील बनाता है, आप सब देख रहे हैं। अब टीचर से अधिक, अध्यापक से ज़्यादा अच्छी हिंदी पूर्वोत्तर में मैं देख रहा हूँ कि पुराने अध्यापकों की हिंदी जो है गड़बड़ है, जो यहाँ के मूल अध्यापक हैं, लेकिन छात्रों की हिंदी बहुत बेहतर है। वो LKG UKG से ही वो मोबाइल में यूट्यूब देख करके, रील देख करके वो बिल्कुल हिंदी में पारंगत हो गए हैं बच्चे। तो अब कोई सरकारी और राजनीतिक जो है मुद्दा भले बनाया जाए, हिंदी का विरोध भले किया जाए, लेकिन अब हिंदी की आवश्यकता को सब महसूस कर रहे हैं कि अगर यहाँ से पूर्वोत्तर से थोड़ा सा बाहर निकलना है पढ़ने के लिए तो हिंदी जानना पड़ेगा। पूर्वोत्तर के लोग भी अब अपने छात्र को, बच्चे को बाहर भेज रहे हैं तो इसीलिए भेजते हैं कि वो हिंदी सीखेगा। अंग्रेजी तो है ही उसके पास, लेकिन हिंदी क्यों सीखना है? क्योंकि अगर उसको जॉब मिलेगी पुणे में, जॉब मिलेगी बम्बई में, जॉब मिलेगी मध्य प्रदेश में, तो हिंदी नहीं जानेगा तो कैसे कर पाएगा? तो हिंदी सीखने के लिए उसको उत्तर भारत के स्कूलों में, बढ़िया बढ़िया विद्यालयों में उनका एडमिशन करवाते हैं। तो अब धारणा बदल गई है ना? राज्य स्तर पर भले विरोध हो, लेकिन अब हर स्कूल में हिंदी हो गई है। प्राइवेट स्कूल में, हर प्राइवेट स्कूल में हिंदी की पढ़ाई हो रही है। पूर्वोत्तर की मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा निजी अनुभव है। तो हम देखेंगे कि हिंदी से अब कोई उस तरह से दुराग्रह नहीं रहा नई पीढ़ी को। और कैसे हिंदी के बढ़ने से बाकी भाषाओं का कैसे विकास होगा? पहले ये धारणा थी कि हिंदी आएगी तो हमारी भाषा समाप्त हो जाएगी, असमिया समाप्त हो जाएगी, मणिपुरी समाप्त हो जाएगी। नहीं समाप्त हुई। समाप्त हुई क्या? नहीं। हिंदी आने से बाकी भाषाओं का और विकास होगा, हो रहा है। कैसे होगा? क्योंकि जब हम मातृभाषा से अलग, जब हम एक दूसरी भाषा, नई भाषा सीखते हैं, तो हमारे पास हम दो भाषाओं में समृद्ध होते हैं। और भाषा सीखना केवल एक भाषा तक सीमित नहीं रहता। जब हम कोई भाषा सीखते हैं तो उस भाषा की संस्कृति को सीखते हैं, उस भाषा की पूरी, उस भाषा के बोलने वाले जाति से हम परिचित होते हैं। उस जात के जो हजारों साल की जो परंपरा है वह उस भाषा में निहित होती है। उसके धर्म, उसके रीति रिवाज, उसके आचरण, उसकी लोक साहित्य, उसके लोकगीत उस भाषा में रहते हैं। तो भाषा सीखने के साथ हम एक संस्कृति को भी सीखते हैं, संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करते हैं और फिर अपना मूल्यांकन करते हैं कि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति में, हमारी जाति में ये किस रूप में है। मिले जुले रूप में सब में है, वही रिचुअल्स हैं, वही परंपराएं हैं, उसी तरह के सब चीज हैं। थोड़ा अंतर क्षेत्रीय है, क्योंकि हमारे यहाँ ये पैदा होता है तो हम इसमें पूजा करते हैं, पूजा में ये भगवान को ये अर्पित करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ यही चीज चलता है। आपके यहाँ ये है तो इसलिए पूजा में ये उपयोग करते हैं, है ना? विधि में अंतर हो सकता है, लेकिन है तो है सब जगह। तो जब हम दो भाषाएं सीखते हैं, अपने से अलग, मातृभाषा से अलग, जब हम नई भाषा सीखते हैं तो उस भाषा की, उस जाति की संस्कृति को जानते हैं धीरे धीरे। फिर हम उसके साहित्य को जानते हैं, हमारी रुचि बढ़ती है तो हम उसमें जो श्रेष्ठ साहित्य हैं, श्रेष्ठ कवि हैं, लेखक हैं, उनको पढ़ते हैं तो और हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारे ज्ञान का विस्तार होता है ना? यानी हम असमिया भाषी हैं तो हिंदी सीखते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, रुचि बढ़ती है तो हिंदी के बड़े संसार से हम परिचित होते हैं। फिर अगर हमारे अंदर प्रतिभा है, आपके अंदर प्रतिभा है, तो आप जब कुछ लिखते हैं तो आपके पास असमिया का भी ज्ञान है, असमिया संस्कृति का तो ज्ञान है ही, आपके पास हिंदी संस्कृति का भी ज्ञान हो जाता है। तो जब दोनों मिला करके लिखेंगे तो आपके पास अधिक मौलिकता होगी, कुछ नया देंगे, कुछ और बृहद देंगे, बड़े स्तर पर आप लिखेंगे, है ना?
ज्यादा आपकी समृद्धि आपकी रचना में आएगी, क्योंकि आपके पास दो भाषाओं का ज्ञान होगा, दो संस्कृतियों का ज्ञान होगा। तो इस तरह से हिंदी के साथ दूसरी भाषाओं का टकराव नहीं है, भेद नहीं है, बल्कि इससे दूसरी भाषा का और विकास होगा। आप जब असमिया सीख के साथ हिंदी सीखेंगे और कहानी लिखेंगे, उपन्यास लिखेंगे, नाटक लिखेंगे, तो पात्र कहां से लाएंगे? पात्र तो आपकी असम की संस्कृति से आएंगे ना। आप अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से, अपने परिवेश से पात्र गढ़ेंगे। नाम अपने पात्र का नाम अपने असमिया वाला नाम देंगे, है ना। लेकिन उसको ऐसा बनाएंगे कि हिंदी वाले भी समझ जाए, तो आपका अनुभव फिर हिंदी वाले को मिलेगा, है ना। हिंदी में लिखेंगे तो असमिया की संस्कृति को आप हिंदी में देंगे, लिखेंगे हिंदी में। आजकल बहुत सारे लेखक लिख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, सभी राज्यों में नए हिंदी रचनाकार भारी मात्रा में लिख रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, कहानियां लिख रहे हैं, उपन्यास लिख रहे हैं। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचनाकार अभी हैं, अरुणाचल प्रदेश से विश्वविद्यालय से आए हैं सर। वहां जो है जमुना बिनी है और अन्य लोग भी हैं, उनका नाम आपने सुना होगा, उनकी किताबें पढ़िए। हिंदी के लिए नया है यह। यहाँ का जो पूर्वोत्तर का जो लेखन अभी हिंदी में रचनाकार कर रहे हैं, वो हिंदी के लिए नया है, और उसके आलोचना के लिए भी एक चुनौती है कि उसकी समीक्षा किस प्रकार से की जाए। आदिवासी विमर्श बहुत समय से चला आ रहा है हिंदी में, लेकिन क्या उस आदिवासी विमर्श में पूर्वोत्तर के जनजातियों के साहित्य को उस कैटेगरी में डाला जा सकता है? क्या उस आदिवासी विमर्श के जो मानक है उसमें ये पूर्वोत्तर की जातियों का साहित्य जो लिखा जा रहा है उसका मूल्यांकन किया जा सकता है? मेरी दृष्टि में नहीं संभव है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि पूर्वोत्तर की जनजातियों में जाति भेद नहीं है, ऊंच नीच का भेद नहीं है। पूर्वोत्तर की जनजातियों में किसी भी राज्य में आप जाइएगा, वहां छुआछूत का कल्चर नहीं है कि नहीं है? तो पूर्वोत्तर का जो समाज है वो समानता का समाज है। इवन स्त्री पुरुष में भेद नहीं है। उत्तर भारत में आप जाएंगे, पुरुष श्रेष्ठ है, पुरुष वर्चस्व है। भले धीरे धीरे अब समाप्त हो रहा है, लेकिन जो परंपरा है उसमें पुरुष वर्चस्व है, इसको तो मानना पड़ेगा। लेकिन आप नॉर्थ ईस्ट में आप आकर के देखेंगे, आप तो खुद यहां हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, मैंने कहीं नहीं देखा कि पुरुष वर्चस्व है पूर्वोत्तर की हर एक जनजाति में। वहां पुरुष और स्त्री, लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं है, भेदभाव नहीं है कि लड़की है तो नहीं पढ़ेगी, लड़का है तो पढ़ेगा, कभी नहीं यहां आप नोटिस करेंगे। दूसरी बात, जो सुरक्षा के नाम पर पूर्वोत्तर में, उत्तर भारत में या कहीं भी अभी भी लड़कियां असुरक्षित हैं। आए दिन घटनाएं सुनते हैं मीडिया में, पूर्वोत्तर में आप नहीं सुनेंगे, बहुत कम। वो भी वर्तमान प्रभाव से हो रहा हो अलग बात है, लेकिन पूर्वोत्तर में सबसे अधिक स्त्री सुरक्षित है। रात के 2 बजे सुदूर नागालैंड की किसी सड़क पर भी कोई लड़की जा रही है, सबसे अधिक सुरक्षित है। तो यहां कहां स्त्री पुरुष का भेदभाव है और असुरक्षा कहां है? तो जब कोई उपन्यास में इस तरह की बातें आएंगी, कहानी में आएंगी, उसको कैसे मूल्यांकन करेंगे स्त्री विमर्श वाले? जाति विमर्श वाले कैसे विमर्श करेंगे? दलितवादी विमर्श में कैसे वो फिट होगा? छुआछूत तो है ही नहीं यहाँ। आदिवासी विमर्श में कैसे यहाँ की जनजातियों की को विमर्श को लाएंगे? तो पूर्वोत्तर के साहित्य जो धीरे धीरे लिखे जा रहे हैं, उसकी समीक्षा के लिए भी समीक्षक यहीं से पैदा होंगे, तभी उसका पूर्वोत्तर के साहित्य का वास्तविक मूल्यांकन हो पाएगा। इसके साथ साथ यहाँ के जो लोक साहित्य यहाँ का है, वह अभी भी हिंदी में बहुत कम आया है। हम लोगों ने समन्वय पूर्वोत्तर पत्रिका के माध्यम से लगातार प्रयास हम कर रहे हैं कि अधिक से अधिक पूर्वोत्तर की जो जातियां हैं उनकी संस्कृति, सभ्यता, उनके कल्चर, खान पान से परिचित कराया जाए। तो निरंतर लेख आ रहे हैं, रचनाएं आ रही हैं।
फिर भी पुस्तक के रूप में बहुत कम प्रकाशित हुआ है। इतनी जातियां, इतनी जनजातियां हैं कि बहुत लिखना बाकी है। धीरे धीरे नए रचनाकार हैं, निश्चित ही आप में से बहुत लोग लिखने का प्रयास करेंगे और अपनी जातीय संस्कृति पर, अपने पर्व त्योहार पर, अपने खान पान पर, रीति रिवाज पर आप स्वयं लिखिए। अभी से लिखना शुरू करिए ताकि बाकी हिंदी वाले परिचित हों।